हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक होगा रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु अंशों का निर्गमन किस प्रकार किया जाता है। और आपके सिलेबस में रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के निर्गमन में दो टॉपिक दिए हुए थे। एक दिया हुआ था व्यवसाय क्रय हेतु और दूसरा दिया हुआ था संपत्ति क्रय हेतु। आज हमें डिस्कस करना है नकद प्राप्ति के लिए अंशों का निर्गमन किस प्रकार किया जाता है। तो लिखेंगे आप यहाँ पे रोकड़ प्राप्ति या नगद प्राप्ति हेतु, रोकड़ प्राप्ति हेतु अंशों का निर्गमन। तो देखिए, जब आप रोकड़ प्राप्ति के लिए अंशों का निर्गमन करते हैं तो इससे पहले आपको निर्गमन की प्रक्रिया ध्यान में होनी चाहिए कि जब कोई भी कंपनी अपने अंशों का सार्वजनिक निर्गमन करती है, यानी जनता में जब अपने अंशों का निर्गमन करती है, तो उसे कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कौन सी प्रक्रिया के तहत उसे अंशों का निर्गमन करना पड़ेगा। तो इसको पढ़ने से पहले हम पता करेंगे अंश निर्गमन प्रक्रिया, अंशों की निर्गमन की प्रक्रिया हमें पता होनी चाहिए। तो अंशों का जब भी कोई कंपनी सार्वजनिक निर्गमन करती है तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी कंपनी को अपने अंशों का निर्गमन करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की गाइडलाइंस को उनको फॉलो करना पड़ता है। यानी कि या जब भी कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करेगी तो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पालन करेगी और इसी के साथ सेबी के दिशा निर्देशों का भी पालन करेगी। तो अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया क्या हो सकती है सर? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब भी कोई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है तो अंशों का निर्गमन करने के लिए उसे क्रय विवरण निर्गमित करना पड़ता है। क्या निर्गमित करना पड़ता है सर? क्रय विवरण निर्गमन करना होता है। क्रय विवरण का सामान्य अर्थ अगर हम बात करें तो क्रय विवरण का सामान्य अर्थ होता है कि कंपनी इस क्रय विवरण के माध्यम से जनता को अपने अंशों या प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए आमंत्रण देती है। इस क्रय विवरण में सामान्यतः हम कंपनी के इतिहास को, कंपनी के मुख्य उद्देश्य को, कंपनी के वर्तमान व्यापार और कंपनी की परियोजनाओं की जानकारी अपन इस क्रय विवरण के माध्यम से जनता को देते हैं। और जब ये क्रय विवरण निर्गमित किया जाता है तो इसका अर्थ ये होता है, इसका उद्देश्य ये होता है कि जो कंपनी अंशों का निर्गमन कर रही है उसके लिए जनता कंपनी को आवेदन पत्र दे और कंपनी के अंशों को अभिधानित यानी कि कंपनी के अंशों को क्रय करे। तो क्रय विवरण निर्गमन के बाद जो व्यक्ति कंपनी के अंशों को क्रय करने के लिए इच्छुक होते हैं वो कंपनी में एक निश्चित आवेदन पत्र भरकर और आवेदन करते हैं कंपनी में अंशों को क्रय करने के लिए। तो आवेदन अंशों के लिए कंपनी क्या करती है सर? आवेदन प्राप्त करती है। तो इसका अर्थ ये है कि कंपनी ने क्रय विवरण निर्गमित किया। इस क्रय विवरण में कंपनी ने अपनी विभिन्न सूचनाएं प्रकाशित की हुई हैं, जैसे वर्तमान व्यापार क्या है, कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है, कौन कौन सी कोई परियोजनाएं कंपनी के पास हैं, जो यहाँ पे धन एकत्रित किए जाएंगे अंशों के निर्गमन द्वारा उसे किस परियोजना में काम में लिया जाएगा। तो इन सब जानकारी के साथ क्रय विवरण निर्गमित किया जाता है और क्रय विवरण को निर्गमित करने का उद्देश्य होता है जनता को अपने अंशों को क्रय करने के लिए आमंत्रित करना। और जब कोई व्यक्ति इस क्रय विवरण से आकर्षित होकर जनता के अंश क्रय, कंपनी के अंश क्रय करना चाहता है तो उस दशा में वो व्यक्ति जो कंपनी के अंशों को क्रय करना चाहता है वो व्यक्ति एक निश्चित आवेदन पत्र भरेगा और आवेदन पत्र के साथ एक निश्चित राशि जमा करवाएगा कंपनी के बैंक में। आवेदन अंशों के लिए जब आवेदन होगा तो
जिस व्यक्ति को आवेदन करना है, जिस व्यक्ति को कंपनी के अंशों को अभिदानित करना यानी क्रय करना है, वो आवेदन पत्र के साथ आवेदन राशि बैंक में जमा करवाएगा। प्रश्न उठता है कि आवेदन राशि कितनी होती है। तो आवेदन राशि कंपनी के अंश का जो निर्गमन मूल्य होता है वो संपूर्ण निर्गमन मूल्य भी आवेदन राशि हो सकती है, या फिर अगर हम बात करें कंपनी अधिनियम की, किसकी बात करें, कंपनी अधिनियम 2013 की, और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो न्यूनतम आवेदन राशि होगी वो क्या होगी सर, ये 5% होगी। किसका 5%? अंश के मूल्य का 5%। इसके अनुसार न्यूनतम आवेदन अधिनियम 2013 की धारा 39 उपधारा 2 के अनुसार न्यूनतम आवेदन राशि जो होगी वो होगी अंशों के अंकित मूल्य का 5%। जबकि हम सेबी के दिशा निर्देशों की बात करें, सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार जब हम बात करें तो न्यूनतम आवेदन राशि, न्यूनतम आवेदन जो राशि होती है ये होती है 25%। प्रश्न उठता है कि सर ये 25% तो हमने बताया, लेकिन ये किसका 25% है? ये होता है अंश के निर्गमन मूल्य का 25%, अंशों के निर्गमन मूल्य का 25%। तो कंपनी के अंशों के लिए अगर किसी व्यक्ति को आवेदन करना है तो वो व्यक्ति निश्चित आवेदन पत्र भरेगा और उसके साथ जो आवेदन राशि निर्धारित की गई है वो आवेदन राशि कंपनी के बैंक में जमा करवाएगा। अब न्यूनतम आवेदन राशि के बारे में बात करेंगे तो न्यूनतम आवेदन राशि कंपनी अधिनियम की धारा 39 उपधारा 2 के अनुसार होती है कितनी? अंकित मूल्य का 5%। और सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार जो न्यूनतम आवेदन राशि होती है वो होती है कंपनी के अंशों का 25%। अब कंपनी के पास जब ये आवेदन राशि प्राप्त पहुंच जाती है, इसके बाद कंपनी क्या करती है? अपने अंशों का आवंटन करती है। क्या करती है? इसके बाद आवेदन राशि प्राप्त करने के बाद अंशों का आवंटन किया जाता है। अंशों का आवंटन। और मैं आपको यहां बता देता हूं कि अंशों का आवंटन का अर्थ है कि जनता में अपने अंशों को बंटित करना, यानी विभिन्न आवेदक जो थे उन विभिन्न आवेदकों के मध्य अंशों को बांट देना ही क्या होता है? अंशों का आवंटन होता है। और जब कंपनी अपने अंशों का आवंटन करती है तो उसे कुछ बातें और ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है? न्यूनतम अभिदान के बारे में ध्यान रखना है। न्यूनतम अभिदान, इस बात का आवंटन से पहले ध्यान रखना होगा। न्यूनतम अभिदान का अर्थ क्या होता है? देखिए, कंपनी अधिनियम के अनुसार हम अगर न्यूनतम अभिदान की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूनतम अभिदान का अर्थ होगा कि प्रविवरण में जो न्यूनतम राशि के लिए अभिदान, न्यूनतम राशि होती है उसके बराबर अभिदान होना चाहिए। लेकिन मुख्य, सबसे मुख्य जो यहाँ बात है कि सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम अभिदान जो होता है वो कंपनी के संपूर्ण निर्गमन का कितना होता है? कंपनी के संपूर्ण निर्गमन का 90% होना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि इसके अनुसार बताया गया सर, ये सेबी गाइडलाइंस में बताया गया है। सेबी के जो दिशा निर्देश हैं इनमें सेबी के दिशा निर्देशों में बताया गया कि कंपनी के लिए जब भी अंशों का आवंटन कंपनी को करना है तो सबसे पहले न्यूनतम अभिदान चेक करना पड़ेगा। न्यूनतम अभिदान का अर्थ होता है कि कंपनी ने जितने भी अंशों का निर्गमन किया उनके 90% के बराबर कंपनी को
एप्लीकेशंस मिली है या नहीं मिली, नहीं आवेदन कम से कम 90% के बराबर होना चाहिए। ये कहाँ से न्यूनतम अभिदान की बात आ रही है सर? सेबी के दिशा निर्देशों से ये बात आई है। तो चलिए प्रश्न ये उठता है कि जो न्यूनतम अभिदान 90% प्राप्त होगा ये कितने दिन में प्राप्त होना चाहिए? तो ये न्यूनतम अभिदान जो होगा ये प्रविवरण निर्गमन की तिथि से, न्यूनतम अभिदान की अवधि कितनी होती है? न्यूनतम अभिदान की अवधि न्यूनतम अभिदान की अवधि होती है प्रविवरण निर्गमन की तिथि से, निर्गमन की तिथि से 30 दिन तक। यानी कि कोई भी कंपनी जब अपने अंशों का आवंटन करेगी तो उसे अपना न्यूनतम अभिदान चेक करना पड़ेगा कि क्या उसे संपूर्ण निर्गमन के लिए संपूर्ण निर्गमन के 90% के बराबर आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। अगर हुए हैं तो वो अपने अंशों का निर्गमन कर सकती है और अगर न्यूनतम अभिदान प्राप्त नहीं हुआ है तो वो अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। प्रश्न ये उठता है कि सर न्यूनतम अभिदान प्राप्त करने के लिए क्या कोई अवधि निश्चित है? तो अवधि बिल्कुल निश्चित है। न्यूनतम अभिदान के लिए अवधि निश्चित की गई 30 दिन। कौन से 30 दिन? जिस दिन आपने क्रय विवरण निर्गमित किया था उस क्रय विवरण की निर्गमन की तिथि से 30 दिन के भीतर कंपनी को क्या करना पड़ेगा सर? अपना जो है 90% अभिदान प्राप्त करना होगा। अगर कंपनी इस 30 दिन के भीतर अभिदान प्राप्त नहीं कर पाती है तो आवेदकों की राशि उसे वापस लौटानी पड़ेगी और कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकेगी। कंपनी अपने अंशों का निर्गमन तभी कर सकती है जब ये न्यूनतम अभिदान 30 दिन के भीतर मिलेगा और 30 दिन के भीतर अगर न्यूनतम अभिदान नहीं मिला है तो कंपनी को आवेदकों की प्राप्त आवेदन राशि वापस लौटानी पड़ेगी, अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। और मान लीजिए ऐसा हो जाए कि कंपनी को ये न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त हो चुकी है तो न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त होने के बाद कंपनी क्या करती है? अपने अंशों को जनता में निर्गमित कर सकती है, आवंटन पत्र जारी करके अंश प्रमाण पत्र जारी कर सकती है। तो ये था सामान्य स्वरूप, सामान्यतः अंशों के निर्गमन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो प्रक्रिया है। तो देखिए आपको मुख्य बातें फिर एक बार बता देता हूं। निर्गमन प्रक्रिया क्या होती है? क्रय विवरण का निर्गमन होगा जिसके अंतर्गत कंपनी अपने अंशों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित करती है। फिर अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करेगी कंपनी और आवेदन पत्रों के साथ आवेदन राशि भी प्राप्त करेगी। आवेदन राशि कितनी होगी सर? आवेदन राशि सेबी दिशा निर्देशों के अनुसार 25% होगी निर्गमन मूल्य का और कंपनी अधिनियम के अनुसार 5% होगी अंकित मूल्य का। जबकि यहाँ पे अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद कंपनी को अपने अंशों का आवंटन करना है। लेकिन आवंटन करने के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी अपने अंशों का आवंटन तभी कर सकती है जब उसे अपने संपूर्ण निर्गमन का 90% आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हो और ये 30 दिन के भीतर आवेदन प्राप्त हुए हो। अगर कंपनी को 30 दिन में ये 90% आवेदन पत्र प्राप्त ना हुए यानी कि 30 दिन के भीतर न्यूनतम अभिदान प्राप्त ना हुआ हो तो कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं करेगी, उसे आवेदकों की राशि लौटानी पड़ेगी। और अगर अभिदान न्यूनतम अभिदान 30 दिन के भीतर मिल गया है तो कंपनी अब अपने अंशों का निर्गमन कर सकती है। और जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करेगी तो हम प्रविष्टियां क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने ये समझ लिया होगा कि कंपनी को क्या करना है सर? अंशों के निर्गमन के लिए पहले आवेदन पत्र प्राप्त करने हैं। अब देखिए अंशों के निर्गमन के लिए प्रविष्टियां क्या करेंगे? तो रोकड़ प्राप्ति हेतु जब अंशों का निर्गमन किया जाता है तो रोकड़ प्राप्ति हेतु अंशों का निर्गमन जब किया जाएगा तो इसके लिए लेखांकन क्या होगा? तो इसके लेखांकन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि फिर से मैंने इसके लेखांकन को 2 भागों में विभाजित किया। किसके लेखांकन को? सर रोकड़ प्राप्ति के लिए जब अंशों का निर्गमन किया जाता है तो इस संबंध में जो लेखांकन किया जाएगा उस लेखांकन को हमने 2 भागों में विभाजित किया। अब प्रश्न ये उठता है कि 2 भाग कौन कौन से होंगे? देखिए जब अंशों पर देय संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त की जाए, जब अंशों का संपूर्ण निर्गमन मूल्य
एक साथ आवेदन पर प्राप्त किया जाता हो। और दूसरा हो सकता है कि कंपनी अपने अंशों का जो निर्गमन कर रही है वो संपूर्ण राशि एक साथ ना लेके किस्तों में ले रही हो, तो कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन मूल्य किस्तों में प्राप्त किया जाना हो, किस्तों में तो या तो कंपनी निर्गमन मूल्य की संपूर्ण राशि एक साथ आवेदन पत्र पर ही प्राप्त करेगी, या फिर निर्गमन मूल्य किस्तों में कंपनी प्राप्त कर सकती है। तो देखिए, जब संपूर्ण राशि निर्गमन मूल्य की एक साथ प्राप्त की जाती है तो हम क्या प्रविष्टि बनाएंगे। देखिए, आपने क्या करना है कि सर जब हमें अंशों का निर्गमन करना है तो अंशों के निर्गमन के समय क्रय विवरण जब निर्गमित किया जाता है तो क्रय विवरण निर्गमन के बाद जिस व्यक्ति को अंश क्रय करने होते हैं वो व्यक्ति आवेदन पत्र भरकर आवेदन राशि बैंक में जमा करवाता है। तो आवेदन राशि की प्राप्ति किसने की, बैंक ने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्योंकि बैंक यहाँ पे कौन हो गया सर, पाने वाला हो गया। और यहाँ जिन व्यक्तियों ने ये आवेदन राशि दी है उन व्यक्तियों के खातों को क्रेडिट किया जाएगा। तो जो व्यक्ति आवेदन देते हैं उनको क्या कहते हैं, आवेदक कहते हैं। और कंपनी के आवेदकों का एक आप प्रतिनिधित्व खाता खोलेंगे जिसका नाम क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और इस एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करते समय आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि यहां उस राशि को लिखना है जो वास्तव में प्राप्त हुई है, प्राप्त राशि को यहां लिखना है आपको। इसके बाद ये आवेदन राशि प्राप्त करने की प्रविष्टि होगी। किसके लिए प्रविष्टि थी सर, ये थी आवेदन राशि प्राप्त होने पर, आवेदन प्राप्त होने पर। और आवेदन प्राप्त होने के बाद कंपनी अपने अंशों का बंटन करेगी। तो जब अंशों का बंटन करेगी तो इस आवेदन राशि को पंजीकृत कर दिया जाएगा, यानी पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो आवेदन का क्या किया जाएगा सर, पूंजीकरण किया जाएगा आवेदन का। तो यहां लिखेंगे आप और ये पूंजीकरण किस समय किया जाएगा, अंशों के आवंटन के समय, अंशों के आवंटन पर आवेदन राशि का पूंजीकरण करने पर आवेदन राशि का क्या होगा, पूंजीकरण होगा। यानी कि इस आवेदन राशि को आप पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे। तो प्रविष्टि क्या बनाएंगे सर, आवेदन को हस्तांतरित करना है तो आवेदन जो है क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब कई बार क्या होता है कि हम यहाँ शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, क्योंकि जब संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त कर ली गई है तो यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ हम ये मान लेते हैं कि बंटन राशि भी यही एक साथ ही प्राप्त हुई है। तो यहाँ जब एक साथ धनराशि प्राप्त की जाती है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दोनों एक साथ कर दी जाते हैं। और ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्या कर देते हैं सर, यहाँ पे इसको डेबिट कर देते हैं। और यहाँ आवेदन राशि को पूंजी में स्थानांतरित किया जा रहा है। जब अंशों का आवंटन कर दिया गया तो कंपनी की पूंजी में वृद्धि हो जाती है, और जब पूंजी में वृद्धि होती है तो पूंजी खाता क्रेडिट हो जाता है। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये प्रविष्टि की जाएगी। ये प्रविष्टि तब की जाएगी जब यहाँ जो आवेदन राशि प्राप्त हुई है हमें, ये आवेदन राशि सममूल्य पर हमें प्राप्त हुई, यानी कि अंशों का निर्गमन हमने सममूल्य पर किया हो। तो ये प्रविष्टि किसके समय होगी सर, सममूल्य के समय ये प्रविष्टि की जाती है। सममूल्य पर निर्गमन हो तब। मान लो
कि यहाँ जो निर्गमन किया गया था वो सममूल्य पर नहीं था, वो निर्गमन प्रीमियम पर था। तो जब अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन किया जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ प्राप्त आवेदन राशि में प्रीमियम की राशि भी शामिल होती है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, प्रीमियम पर जब निर्गमन हो तो क्या करेंगे, प्रीमियम पर निर्गमन अगर है तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को तो डेबिट ही करना है। क्या करेंगे सर, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट तो डेबिट ही होगा भाई, ये तो डेबिट हो गया। अब इस एप्लीकेशन में प्रीमियम की राशि भी शामिल होगी क्योंकि संपूर्ण निर्गमन मूल्य एक साथ मांगा गया है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रीमियम की राशि भी इस एप्लीकेशन में शामिल है। तो यहाँ इस प्रीमियम की इसमें से प्रीमियम को अलग करेंगे और कैपिटल को अलग करेंगे, यानी अंकित मूल्य की राशि से शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो प्रीमियम की राशि है उसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो जब अंशों को सममूल्य पर निर्गमित किया जाता है तो शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, और प्रीमियम पर जब निर्गमित किया गया इसका मतलब आवेदन राशि में प्रीमियम की राशि भी शामिल है, और जब आवेदन राशि में प्रीमियम की राशि शामिल होती है तो प्रीमियम को पृथक किया जाता है और इसमें जो अंकित मूल्य के बराबर राशि होगी उसे पूंजी खाते में स्थानांतरित किया जाता है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा, और टू शेयर कैपिटल यहाँ अंकित मूल्य के बराबर राशि आएगी, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यहाँ पे प्रीमियम की राशि को लिखा जाएगा। तो ये है आपका जब अंशों का एक साथ निर्गमन किया जाता है उस समय आपको क्या प्रविष्टि करनी है। अब हम बात करेंगे कि जब अंशों का निर्गमन मूल्य एक साथ प्राप्त ना करके किस्तों में जब प्राप्त किया जाए तो क्या प्रविष्टि करेंगे। तो चलिए इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, इससे संबंधित एक प्रश्न कर लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे किस्तों में जब निर्गमन मूल्य प्राप्त होता है तो क्या प्रविष्टियां करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले सकते हैं आप इसका। देखिए पेज नंबर 188 पर दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, और इस प्रश्न में आपको कहा गया कि 1 अप्रैल 2016 को गामा लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 2000 समता अंश सममूल्य पर जनता में निर्गमित की। कितने अंशों का निर्गमन किया सर, 2000 समता अंश है, एक अंश का अंकित मूल्य 100 रुपए है और इनको सममूल्य पर निर्गमन किया गया है। कब निर्गमित किया गया सर, 1 अप्रैल 2016 को निर्गमित किया गया। संपूर्ण राशि आवेदन पर देय थी, सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए और आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2016 थी। अंशों का आवंटन 15 मई 2016 को किया गया और गामा लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। देखिए क्या कहा गया है कि आपने 1 अप्रैल 2016 को अंशों का निर्गमन किया है। कितने अंशों का निर्गमन किया, 2000 अंशों का निर्गमन किया, और निर्गमन के लिए जो आपको आवेदन राशि प्राप्त होनी है उसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल तक आपको क्या मिलेगा सर, हमें 30 अप्रैल तक क्या मिल जाएगा, अप्रैल 30 तक हमें जो भी आवेदन राशि प्राप्त होनी होगी वो आवेदन राशि प्राप्त होगी। वर्ष दिया हुआ है 2016, तो 2016 अप्रैल 30 को आवेदन राशि जब प्राप्त होगी तो आवेदन को प्राप्त करने वाला कौन होगा सर, बैंक होगा। तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये आवेदन कौन दे रहा है सर, आवेदक दे रहे हैं, और आवेदकों का प्रतिनिधित्व खाता कौन सा है सर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पे प्रतिनिधित्व करेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो देने वालों को हम क्रेडिट करते हैं, इससे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रहा हूं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्यों अलॉटमेंट क्यों किया, जब संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त की जाती है तो आवेदन और बंटन राशि एक ही हो जाती है यहाँ पे। तो कितने अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होंगे सर, 2000 अंशों के लिए हमें आवेदन पत्र प्राप्त होंगे। कितने अंशों के लिए, 2000 के लिए। एक अंश का अंकित मूल्य कितना, 100 रुपए, तो गुणा किया तो 2 लाख रुपए हमें ये प्राप्त होंगे आवेदन राशि के लिए। इसके बाद हमें क्या करना है सर, इस एप्लीकेशन को हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। और आपको मैं बता देता हूं कि एप्लीकेशन को कैपिटल में कब ट्रांसफर किया जाता है, जब अंशों का बंटन किया जाता है।
तो यहाँ बताया अंशों का आवंटन 15 मई 2016 को किया जाना है। तो 2016 मई 15 को आप क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे। तो एप्लीकेशन क्रेडिट से डेबिट हो जाएगी, शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना था एप्लीकेशन का अमाउंट सर? 2 लाख रुपए था। और इस 2 लाख को हमें शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्योंकि इस एप्लीकेशन का पूंजीकरण करना है। क्योंकि जब हमने अंशों का बंटन कर दिया तो कंपनी की पूंजी में वृद्धि होगी, पूंजी में वृद्धि होते ही पूंजी खाता क्रेडिट हो जाता है। इसलिए यहां लिखेंगे टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए अंशों का कौन सा इसमें नाम दिया हुआ, समतांश दिए हुए हैं। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ, अंशों का नाम दिया हुआ समतांश। तो समतांशों को क्या कहा जाता है? इक्विटी शेयर कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर, यहां भी लिखेंगे आप इक्विटी शेयर, और यहां भी हम लिखेंगे इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसे आप क्रेडिट करेंगे और ये जो एप्लीकेशन राशि थी ये ट्रांसफर हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो सामान्यतः आपको ये प्रविष्टि करनी है पेज नंबर 188 पर, प्रश्न संख्या जो 2 दिया हुआ था आपको उसके लिए। एक और प्रश्न हम इससे संबंधित देख लेते हैं छोटा सा। तो देखिए आपको प्रश्न दिया हुआ है कोहिनूर लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 10 लाख रुपए थी, जो कि 100 रुपए वाले 10,000 समतांशों में विभक्त है। इन अंशों में से 8,000 समतांश जनता को निर्गमित किए गए। समस्त अंकित मूल्य आवेदन पर देय था। जनता के द्वारा सभी अंशों को क्रय करने के लिए आवेदन किया गया। समस्त धनराशि चुका दी गई। कोहिनूर लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो प्रश्न आपको दिया हुआ था पेज नंबर 222 पर। पेज नंबर कितना सर? 222 है। और प्रश्न संख्या यहाँ पे 3। अब इस प्रश्न में आपको क्या कहा गया कि कंपनी की अधिकृत पूंजी, कोहिनूर लिमिटेड कंपनी है और इसकी अधिकृत पूंजी थी 10 लाख रुपए, जो कि 10,000 समतांशों में विभाजित है। इनमें से 8,000 अंश जनता में निर्गमित किए गए हैं और जितना भी अंकित मूल्य 100 रुपए था वो अंकित मूल्य आवेदन के साथ ही देय होगा। और जनता से सभी अंशों को क्रय करने के लिए आवेदन है। कितने अंशों को क्रय करने के लिए आवेदन है सर? कंपनी के पास 10,000 अंश थे, 10 में से 8,000 अंशों को जनता में निर्गमित किया गया है और 8,000 अंशों को खरीदने के लिए आवेदन पत्र आ गए। निर्गमित किए गए अंशों से ज्यादा आवेदन पत्र प्राप्त अगर हो जाते हैं तो भी कंपनी निर्गमित किए गए अंशों से ज्यादा अंश जनता को आवंटन नहीं कर सकती है, सिर्फ निर्गमित किए गए अंशों का ही आवंटन कर सकती है। तो यहाँ कंपनी ने 8,000 अंशों के लिए क्या किया था? 8,000 अंशों का निर्गमन किया था, जिसमें सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। और जब आवेदन प्राप्त होगा तो प्रविष्टि क्या करेंगे सर? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट किसे करेंगे सर? यहाँ पे टू शेयर कैपिटल को करेंगे। शेयर का कोई नाम दिया हुआ है, इसमें समतांश दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे सर? यहाँ लिखेंगे हम टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ लिखेंगे, सॉरी, यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब इस प्रविष्टि में कितने अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए सर? 8,000 अंशों का निर्गमन किया था और इन 8,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र मिल गए। और इसने कहा कि संपूर्ण अंकित मूल्य एक साथ ही आवेदन पर लेना है। तो अंकित मूल्य की राशि थी 100 रुपए, तो इसको 100 से गुणा किया तो 8,000 इंटू 100 कितना हो गया सर? 8 लाख रुपए हो गया। और अब इसके बाद इस शेयर एप्लीकेशन को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, क्योंकि जब अंशों का बंटन कर दिया जाता है तो पूंजी में वृद्धि होती है, तो एप्लीकेशन को पूंजी में स्थानांतरित करेंगे। तो यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट से हो जाएगा डेबिट, जो कितने का था सर? 8 लाख रुपए का था।
और इसे आपको ट्रांसफर करना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ट्रांसफर क्यों करना है? क्योंकि सर यहाँ पे जब अंशों का निर्गमन हो गया तो पूंजी में वृद्धि हो गई, और जब पूंजी में वृद्धि होती है तो पूंजी खाता क्रेडिट हो जाता है। तो 8 लाख के लिए जो आवेदन मिले थे वो बंटित, जो आवेदन आए थे 8 लाख रुपए के, उन अंशों के लिए हमने अंशों का इन आवेदन के लिए अंशों का बंटन कर दिया गया। तो 8 लाख रुपए पूंजी में वृद्धि होगी, पूंजी खाता क्रेडिट हो गया, एप्लीकेशन अकाउंट बंद कर दिया क्योंकि एप्लीकेशन को पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ये 2 प्रविष्टियां किस तारीख को हुई है? यहाँ पे प्रश्न में बताया गया, कोई तारीख यहाँ पे दी भी नहीं है। तो ये 2 प्रविष्टियां आपकी अंशों के निर्गमन के समय बनाई जाती है। तो आई थिंक आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं जिसको हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। एक प्रश्न अपना इसमें रह गया था, अच्छा प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 पेज नंबर 222 पर दिया हुआ है। जैन लिमिटेड ने 6 लाख रुपए की मशीन कमल लिमिटेड से खरीदी। 50% का भुगतान चेक द्वारा किया गया तथा शेष राशि के लिए कंपनी ने समता अंश 10 रुपए वाले 20% प्रीमियम पर निर्गमित किए। उपयुक्त व्यवहारों की जैन लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। क्या बताया गया सर? पेज नंबर 222 पर प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, जो हमने कल नहीं किया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम इस लेक्चर में आपको एक प्रश्न भी बता देते हैं किस प्रकार हल होगा। तो प्रश्न में कहा है कि जैन हमें किसकी पुस्तकों प्रविष्टियां करनी है? सर जैन लिमिटेड की पुस्तकों प्रविष्टियां करती है, और जैन लिमिटेड ने 6 लाख रुपए की मशीन कमल से खरीदी है। तो जब मशीन खरीदी गई तो मशीन व्यापार में आई, और जो वस्तु व्यापार में आई उसे क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा सर? डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए का? 6 लाख रुपए का। और जब मशीन कमल लिमिटेड से आप कमल से खरीदी है, तो कमल आपका विक्रेता है, तो इसका मतलब कमल को आपको भुगतान करना है, तो ये आपका दायित्व हो गया कमल। तो कमल को आपको क्रेडिट करना है क्योंकि आपके लिए क्या हो गया सर? दायित्व हो गया। अब आप इस कमल को भुगतान करेंगे, किस प्रकार से भुगतान करना देखिए। प्रश्न में कहा गया 50% भुगतान चेक द्वारा किया गया, शेष राशि के लिए कंपनी ने 10 रुपए वाले समतांश 10 रुपए वाले 20% प्रीमियम पर निर्गमित किए। तो इसका 50% भुगतान कमल लिमिटेड को 6 लाख देने थे, और इसका 50% 3 लाख का भुगतान चेक द्वारा कर दिया गया। तो जब कमल लिमिटेड को भुगतान करेंगे तो ये खाता क्रेडिट से क्या हो जाएगा सर? डेबिट हो जाएगा कमल का। तो कमल्स अकाउंट डेबिट, कितने से? 6 लाख से डेबिट करना है। बताया है इसने कि 6 लाख में से 50% भुगतान चेक से करना है। तो जो भुगतान चेक से करेंगे उसके लिए हम क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। और यहां बैंक अकाउंट की राशि कितनी होगी सर? 3 लाख रुपए बैंक अकाउंट की राशि होगी। अब शेष 3 लाख रुपए का और भुगतान करना है। तो शेष राशि का इसने बताया प्रश्न में कि शेष राशि का भुगतान जो करना है, कंपनी ने समता अंश 10 रुपए वाले 20% प्रीमियम पर निर्गमित किए। तो यहाँ पे असमतांशों का निर्गमन कर रही है, तो निर्गमन करने से पूंजी में वृद्धि होगी, तो पूंजी खाता क्रेडिट होगा। तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। और इनका आपको प्रीमियम पर निर्गमन करना है, तो प्रीमियम जो होगा उसको आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आई थिंक आ गई होगी। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट तो सामान्यतः ये प्रविष्टि होगी। लेकिन यहाँ इस प्रश्न में अपने को एक विवाद हमारे सामने खड़ा हो गया आगे कि सर 6 लाख में से 3 लाख तो हमने चेक द्वारा भुगतान कर दिया, शेष 3 लाख रुपए की राशि है उसके लिए अंशों का निर्गमन करना है। तो अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जा रहा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना अमाउंट लिखा जाएगा और कैपिटल में कितना लिखा जाएगा, ये बात हमें सोचनी। तो इसका मैंने आपको सॉल्यूशन क्या बताया था कि इसके लिए आपको अंशों की संख्या ज्ञात कर लेनी है। क्या ज्ञात कर लेनी है सर? इसके लिए हमें अंशों की संख्या ज्ञात कर लेनी है। और अंशों की संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी सर? विक्रेता को कितनी राशि देनी है, तो विक्रेता को दे राशि लिखेंगे। तो 6 लाख में से 3 लाख तो चेक द्वारा दे चुके, अब शेष राशि कितनी? 3 लाख रुपए और देनी है। इस 3 लाख में निर्गमन मूल्य का भाग देंगे। तो निर्गमन मूल्य का अर्थ है कि यहाँ पे 10 रुपए के अंश को 20% प्रीमियम पर निर्गमन कर रहे हैं, तो अंकित मूल्य 10 और निर्गमन हो रहा है 20% प्रीमियम पर। तो 10 का 20% कितना होगा? 2 रुपए। यानी कि आपको अंश को 12 रुपए के हिसाब से निर्गमित करना है। तो 12 का इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 6 रह गया, तो 12 पंचो 60, 25,000 अंश आपको निर्गमित करने हैं।
अब देखिए 25,000 अंश निर्गमित करने, एक अंश का अंकित मूल्य कितना 10, तो 25,000 अंशों का अंकित मूल्य कितना होगा 2,50,000, और अंकित मूल्य ही पूंजी खाते में स्थानांतरित होता है, तो 25,000 अंशों का अंकित मूल्य कितना हो गया 2,50,000, तो 2,50,000 यहाँ हस्तांतरित हो जाएगा आपका पूंजी खाते में 2,50,000। और इसके बाद प्रीमियम में कितना ट्रांसफर होगा सर, एक अंश पर प्रीमियम कितना 2 रुपए, तो कुल 25,000 अंशों पर कितना प्रीमियम होगा सर, ये 25 दूनी 50,000 रुपए प्रीमियम खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 2। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया आपके साथ आज, अंशों का नगद प्राप्ति के लिए जब निर्गमन किया जाता है तो अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया क्या होती है, और जब हम अंशों का निर्गमन करते हैं तो जब एक मुश्त समस्त धनराशि प्राप्त की जाती है तो जनरल प्रविष्टियां किस प्रकार से बनाई जाती हैं। और ये प्रश्न संख्या 2 जो हमने कल नहीं किया था, प्रश्न 2, तो वो भी हमने आज यहाँ पे क्या कर लिया, आपके साथ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अंशों के निर्गमन से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जब अंशों का किस्तों में, अंशों के निर्गमन मूल्य को किस्तों में प्राप्त किया जाता है तो किस प्रकार से हमें जनरल प्रविष्टियां करनी है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। आज के लिए बस इतने, थैंक यू वेरी मच।